IBS24 जिला चौपाल दुर्ग कल आज और कल पावर्ड बाय ड्रीम पैलेस दुर्ग को पावर्ड बाय MR लेआउट्स प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग एजुकेशन पार्टनर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट दुर्ग हेल्थ पार्टनर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आरोग्यम प्राकृतिक उपचार एवं योग संस्थान दुर्ग स्ट्रेंथ प्राकृतिक उपचार एवं योग संस्थान दुर्ग strengthened by Goel TMT and Goel Pipes, Frozen Food, Gold, Finishing School, Goel Finishing School, रायपुर and web partner ibis24.in। खबर कहीं भी कभी भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूँ और आप देख रहे हैं IBS24 जिला चौपाल दुर्ग कल आज और कल। इस खास कार्यक्रम में हर बार हर एक नए ज़िले में पहुंचकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं अपनी टीम के साथ कि ज़िले की विकास यात्रा में जो तय किया था उसके मुताबिक क्या ज़िला आगे बढ़ पाया। और अगर बात दुर्ग की हो तो ये एजुकेशन से जुड़ा, पावर से जुड़ा, VIP से जुड़ा, ऐसे बड़े सेक्टर से जुड़ा जिनका ख्वाब बाकी के ज़िले देखते हैं। तो आगे को लेकर इस ज़िले की USP क्या होगी, क्या प्लान है ज़िले का, ये जानेंगे आज की ज़िला चौपाल पर। आइए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका शिक्षा से जुड़े इस पैनल में बातचीत के लिए। हमारे साथ इस मंच के ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, प्रत्येक हस्ती अपने अपने क्षेत्र में अपने कामों से, अपनी संस्थाओं के द्वारा एक ऐसे कदम की तरफ बढ़ चली है जो न केवल इस जिले को बल्कि प्रदेश और देश को भी आगे बढ़ाएगी। और हम सब जानते हैं कि एजुकेशन किसी भी समाज के उत्थान के लिए कितनी ज़रूरी है। बिना देर किए आपका परिचय मैं इन सभी से कराता हूं। हमारे साथ में श्री अभय जायसवाल जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। आपकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं सर के लिए। श्री चिरंजीव जैन जी हैं, डायरेक्टर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर निहारिका जी डायरेक्टर हैं एक्सेल इंस्टीट्यूट भिलाई की। नमस्कार, बहुत स्वागत है मैम आपका। श्री सुब्रत मजूमदार जी मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट और श्री सुरेश कुमार प्राचार्य हैं बालाजी नगर स्कूल भिलाई के। आप सबका हृदय से यहाँ स्वागत है सर मंच पर। और चूंकि एजुकेशन की बात चल रही है तो हमारे साथ में अभय जायसवाल जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। अभय जी नमस्कार सर। 22 वर्षों की प्रदेश की इस प्रगति पथ पर ये ट्विन सिटी, ये एजुकेशन हब एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान देता आया है। क्या आप संतुष्ट हैं अभी एजुकेशन के क्षेत्र में जो भिलाई कंट्रीब्यूट कर रहा है? बिल्कुल सर। 22 साल पहले हमारे ज़िले में 600 स्कूल थे गवर्नमेंट्स, आज लगभग दोगुने हो गए हैं 1100, जिसके कारण जो गरीब तबके के बच्चे थे, जो ड्रॉप आउट होते थे, जो आउट ऑफ स्कूल होते थे, उनको एक्सेस मिल पाया, उन्होंने प्रवेश लिया और हमारे ज़िले में ड्रॉप आउट की संख्या लगभग नगण्य है। पहले के समय में जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले पाते थे, जैसे IIT, JEE, नीट। और विगत 5 वर्षों में ज़िले में ये उपलब्धि है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और साथ ही साथ हमने कलेक्टर महोदय की अनुशंसा से इस बार NDA की कोचिंग चलाई थी। और आपको और हमको भी बड़ा गर्व है कि पूरे देश में नेवी में सिलेक्शन हुआ है देव साहू का, जिन्होंने 176 रैंक पाई है पूरे देश में। क्या बात है। हमारे साथ में यहाँ चिरंजीव जैन जी भी हैं, डायरेक्टर हैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के। जैन साहब, आपसे हम कई दफ़ा बातचीत कर चुके हैं अलग अलग विषयों पर, लेकिन यहाँ आज हम दुर्ग के पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करें। एजुकेशन सिस्टम के 3 हिस्से हैं, एक संस्थाएं, दूसरा पालक और तीसरा बच्चे। इन तीनों का तालमेल ही एजुकेशन सिस्टम को अप कर सकता है, उठा सकता है। यहाँ आपको क्या लगता है, ये जो हम कहते हैं पेरेंटिंग, जिसके ऊपर एक आप बड़ा चैलेंज और एक सीरीज़ कर चुके हैं, पेरेंटिंग के लिहाज से क्या दुर्ग ज़िला सशक्त बन पाया है, आगे बढ़ पाया? दुर्ग ज़िला जिसमें भिलाई आता है, अब आप ऐसा कह सकते हैं कि भिलाई, जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के समय बोलते थे कि उनका सूरज कभी नहीं डूबता, तो हम भिलाई के साथ कह सकते हैं कि भिलाई का सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि पूरे विश्व में टॉप लेवल पे यहाँ के बच्चे हैं। कई कंपनीज के CEO हैं, कई कंपनीज के हेड हैं, और हर वर्ष जैसे
भिलाई इस्पात संयंत्र इस्पात का प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, वैसे ही भिलाई और दुर्ग, हम दुर्ग को भिलाई से अलग नहीं मानते, भिलाई दुर्ग एक भिलाई दुर्ग में ही आता है। और भिलाई से हर वर्ष आईआईटी में, मेडिकल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर वर्ष चयनित हो रहे हैं और पूरे विश्व में जा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग कभी विदेश की में कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ पर भिलाई के एल्यूमिनाई मिल जाते हैं, और ये एकमात्र कार्य पेरेंट्स के करने से ही संपन्न हुआ है। किसी बच्चे के विकास में स्कूल, पेरेंट्स और बच्चा, ये तीन चीज़ें मिलती हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो मुझे लगता है कि जहाँ किसी जगह में ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स कम हो रहे हैं या कुछ कमी है, ऐसा मेरे को कहना नहीं चाहिए, कहीं हो ऐसा लगा, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के अवेयरनेस और पेरेंट्स मिसिंग है। लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों पे हम लोगों ने पेरेंटिंग पे कार्य शुरू किया है। वो इसलिए कि पहले जो पेरेंट्स की सोच थी, पहले जो पेरेंट्स का एक्ट था, अब जो बच्चे हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे कि अभी जो बच्चे हैं उनको किस तरह की पेरेंटिंग चाहिए। जो हम लोगों का पालन हुआ है, हमारे समय में आप देखिए हमारा जो पालन हुआ वो डिफरेंट था। अब बच्चे टची हो गए हैं, अब सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि पहले और अब के बच्चों में बहुत अंतर आ गया है। लेकिन पेरेंट्स की मानसिकता में अभी शायद वो परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग पिछले 5 वर्षों से मैं सक्रिय रूप से, सतत रूप से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में। और इस बात पर हम लोग लगे हुए हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपना रोल समझना चाहिए और उनको अपने पेरेंटिंग में जो अभी नए तरीके के, जो नई पौध है, नई शुरुआत है, नए बच्चे हैं। जैसे देखिए ना, आप नोकिया का मोबाइल पहले यूज़ करते थे, अब स्मार्टफोन आ गया है। आप नोकिया वाला व्यवहार स्मार्टफोन से नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो वो सेम बच्चों में भी हुआ, बच्चे टची हो गए हैं, लेकिन बच्चे अभी भी और ज़्यादा जेनेटिकली हायर स्टेज में आ गए हैं, उनसे हम ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये कार्य हम कर रहे हैं। और भिलाई और दुर्ग की खास बात है, जैसा कि अभय जी ने कहा कि यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो सच में पेरेंट्स की देन है। आप देखिए, बच्चा स्टील प्लांट में पेरेंट काम करते हैं, उसके बाद उनके पास एक ही काम रहता है, बच्चे का एजुकेशन। कभी मिलना जुलना होता है आपस में, तो बात मौसम की नहीं होती, बात ये होती कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और कहाँ जाएगा। तो ये बातें कुल मिलाकर हमें उन्नत कर रही हैं। और सच में हिंदुस्तान बल्कि विश्व में भिलाई के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। आप देखिए, जो पीछे इसके पहले एसबीआई की जो चेयरमैन थी, चेयरपर्सन, वो भिलाई से थी। अभी सुब्रमण्यम जी जो आर्थिक सलाहकार थे, वो भिलाई से थे। तो ऐसे अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो भिलाई के बच्चे चारों ओर फैले हुए हैं। और ये देन भिलाई के एजुकेशन सिस्टम की है, भिलाई के पेरेंट्स की हैं और सच में भिलाई के बच्चों की। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। और पेरेंट्स वाकई काबिले तारीफ़ हैं, और पेरेंट्स के साथ साथ ये पूरा इलाका और यहाँ की संस्थाएं भी। हमारे साथ में डॉक्टर निहारिका सिंह जी हैं। निहारिका जी, आज की तारीख में जो हम सबसे बड़ा चेंज पाते हैं वो है नई एजुकेशन पॉलिसी। इस नई एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी भी हो गया है, वक्त के साथ बदलना अनिवार्य भी हो गया है। आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल सही कहा आपने पुनीत जी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा नीति पुरानी थी, 1988 में वो बनी, 1992 में उसमें संशोधन आए, बाद में और भी संशोधन आए। परंतु वो जो संशोधन आए वो उस समय के, उस काल के परिप्रेक्ष्य में, उस विकास के मैं ये कहूँ कि उद्देश्य के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे और बढ़िया थे। परंतु आज जो कुछ सालों में हमने एक वैश्विक तौर पे जो एक बदलाव देखा है, एक दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है, अब ये इट्स नाउ हाई टाइम दैट वी शुड रेज आवर स्टैंडर्ड्स और हम उस लेवल पर आके कार्य करें और अपनी चीज़ों को संशोधित करें। और इस चीज़ में छत्तीसगढ़, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के कुछ सालों पहले से काफ़ी अग्रणीय है। जैसा आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है समय के अकॉर्डिंगली चेंज होना, प्रोग्रेसिव होने के लिए आपको उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। जी, आज की तारीख में आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, इंस्टीट्यूट्स को, पूरे ज़िले को क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है या करनी पड़ रही है? इस IBC 24 की ग्राम चौपाल की इस प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज़ निवेदन करूंगी हमारी सरकार के लिए कि सिंस ये कॉमर्स मेरा फील्ड है, एक्सेल इंस्टीट्यूट, हम लोग कॉमर्स एजुकेशन को बिलोंग करते हैं, कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, उनके सिलेबस को अपडेट करने की अभी सख्त आवश्यकता है, ताकि हमारे राज्य के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इक्विवेलेंट पाएँ, कम्पिटिटिव पाएँ। और नियुक्तियां हर साल होनी चाहिए, सेट का एग्ज़ाम हर साल होना चाहिए। दीज आर सम वेरी फ्यू थिंग्स जो आपके इस इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म में, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं हो सकता इस चीज़ का निवेदन करने के लिए कि अगर हम इन चीज़ों को शामिल कर लें अपने पाठ्यक्रम में तो डेफिनेटली वी विल गो अ लॉन्ग वे इन सक्सेस। पूरे देश और राज्य में कृषि प्रधानता का हम इस पे लेबल लगाते हैं, बावजूद इसके इसे प्रोफेशन के तौर के ऊपर अपनाने से लोग बड़ा हिचकते थे, पर आज ऐसा नहीं है। वजह है, जैसे मजूमदार जी बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में बहुत बेहतर बता सकते हैं। धान का कटोरा में, स्पेशली दुर्ग में जब हम बातचीत करते हैं कृषि के संबंधित एजुकेशन की, उसके कंपटीशन की, इस ज़िले में कितना कार्य हुआ है इन 20-22 वर्षों में इस सेक्टर में, ताकि लोग करियर वाइज इसे चुनें, जो भले ही खेती किसानी के बैकग्राउंड से ना भी आते हों। थैंक यू पुनीत जी। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस सेगमेंट को अगर 2000 से पहले और 2000 के बाद हम अगर बाइफरगेट करें तो पता चलता है कि एग्रीकल्चर उस समय केवल एक ऐसा कोर्स माना जाता था कि भाई इसमें ले दे के थोड़ी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एक क्रीम लेवल के जो कोर्सेज रहते थे, से फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, फिर मेडिकल है, अकाउंटेंसीज है, उसके बाद ये एग्रीकल्चर आता था। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और ICAR में ग्रासरूट लेवल में जाकर के जागरूकता फैलाई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2005 के बाद से हमने पाया कि लगभग हर साल ऐसी वैकेंसीज आ रही थी जिसमें जितने पोस्ट आ रहे थे उतने भी फिल नहीं हो पा रहे थे, और लोगों ने इसमें अपना स्कोप देखना चालू किया। बट सीन चेंज हुआ 2009-10 के बाद, वो वैकेंसीज धीरे धीरे कम होनी चालू हुई क्योंकि वो सारे पोस्ट फुल हो रहे थे। सुरेश जी, आप बच्चों से लगातार इंटरेक्ट करते हैं। आजकल के बच्चे, जैसा अभी सर भी बता रहे थे, कि बड़े प्रतिभाशाली हैं, बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं। अब उनके पास में गूगल है, अब उनके पास में वो संसाधन है कि चीज़ों को क्रॉस चेक करते हैं। इन 2 दशकों में, इन 20-22 सालों में, आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ाने का अंदाज आपको भी बदलना पड़ा है, और क्या बदल रहे हैं? धन्यवाद पुनीत जी। निश्चित तौर पे अब जो पढ़ाने का तरीका है, जो पहले पढ़ाने के तरीके थे, उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। अब ICT लैब आ गए हैं, अडल्ट टिंकरिंग लैब आ गए हैं, और साथ ही जो हम क्लासेस लेते हैं तो उसमें हमारे पास नई नई चीज़ें हैं, नए नए जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम अच्छी तरह से डील कर पाते हैं। और बच्चों के पास भी वो अवसर रहता है कि उसके जो वीडियोस हैं वो घर में देख के तैयार कर लेते हैं। तो जो सीखने का जो क्रम है, ये आज जो है क्लासेस के कारण या मीडिया के कारण जो काफ़ी फास्ट हुआ है, और बच्चे बहुत तेज़ी से सीख भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने की, और मैं चाहता हूं एक बार हाथ खोल के जोरदार तालियां बजाएं, प्लीज़ जोरदार तालियां। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ बैठी हर एक हस्ती अपनी संस्था, अपने क्षेत्र में इतना आगे बढ़ती जा रही है, इतने सारे कार्य वो कर रही है, और आने वाले चैलेंजेस को, चुनौतियों को केवल भांप ही नहीं रहे, बल्कि उसके लिए अभी से काम करना शुरू किया। इस पूरे पैनल के लिए मैं चाहता हूं, जो शानदार पैनल, जो शानदार शुरुआत हुई है, आप सब जोरदार तालियां बजाएं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप सब ने इस ज़िला चौपाल पर आकर अपनी राय व्यक्त की। शुभकामनाएं आपको कि आप जो भी करें अपनी संस्थाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में इस ज़िले को अग्रणी बनाने में, टॉप का बनाने में, जैसे हम कहते हैं VIP ज़िला है, इसे सुपर VIP और आने वाले वक्त में आप बनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इस पैनल के लिए, बहुत जोरदार तालियां। तो IBC 24 ज़िला चौपाल कल, आज और कल। अब हम जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे इस मंच पर, वे जनप्रतिनिधि
जो जनता की समस्याओं को खुलकर मुखरता से हर उस मंच पर उठाते हैं जहां से उनका समाधान मिल सके। मंच के ऊपर आसीन है हमारे साथ में धीरज बाकलीवाल जी, महापौर नगर पालिक निगम दुर्ग, जोरदार तालियां इनके लिए आप बजाएं। केशव बंटी हंसमुख जी, विधायक प्रतिनिधि, साथ में देवेंद्र देशमुख जी, जनपद अध्यक्ष, शालिनी यादव जी जिला पंचायत से हमारे बीच में हैं, और मुकेश चंद्राकर जी, दुर्ग जिला अध्यक्ष, किसान कांग्रेस छत्तीसगढ़। आप सभी का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सर बाकलीवाल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नगरीय विकास में अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा आते समय भी, और हर किसी का गुजरना होता है यहाँ से, ये पूरा इलाका अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये अभी निर्माणाधीन है। भविष्य में निश्चित तौर पर ये सुनहरा भविष्य रखता है, लेकिन आज के दौर में क्या ये वहाँ तक पहुँच पाया है जहाँ इसको पहुँचना चाहिए था? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है और माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में लगातार दुर्ग शहर जो ग्रामीण परिवेश में दिखता था अब शहरी परिवेश में दिखने लग गया है। 13 प्रकार की सेवाएं हम लोग घर पहुंच दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार दुर्ग शहर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। थगड़ा बांध जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गौरव पथ रोड, शिवनाथ नदी मुक्तिधाम रोड। हमारे दुर्ग शहर में इसके पूर्व में 61 पॉइंट में पानी टैंकर जाता था। जब से हमारी परिषद बनी है अभी 3 पॉइंट और 2 पॉइंट में पानी टैंकर जाता है। ग्रामीण परिवेश का उत्थान करने के लिए, ग्रामीण परिवेश को या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फोकस करने के लिए बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की चैलेंज ये है कि यहाँ दोनों तरह की आबादी, अर्बन भी है, यूथफुल भी है और ग्रामीण भी है। तो योजनाएं बनाते समय क्या जनप्रतिनिधि इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो बैलेंस बना रहे, क्योंकि दोनों सेक्टर की ज़रूरतें भी अलग हैं, डिमांड भी अलग है? निश्चित तौर पे हमारे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की हम बात करें तो माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के नेतृत्व में लगातार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा जो आधा शहरी परिवेश में है और आधा ग्रामीण परिवेश में है, और ग्रामीण परिवेश में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर का बड़ा मिला जुला सा प्रभाव उसमें दिखता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको बैलेंस करके जो योजना बनानी चाहिए उस पर बराबर ध्यान दे के काम हो रहा है। और आप देखेंगे कि हमारे नवनिर्मित त्रिशाली नगर निगम की बात करें, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, दोनों में विकास के लगातार कार्य चल रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दुर्ग जिले में, मैं समझता हूं कि सर्वाधिक सड़क बनाने का भी एक इतिहास हम लोग बनाने जा रहे हैं। मुकेश जी हमारे बीच में। मुकेश जी, जिस अंदाज में हम इस चर्चा को कर रहे हैं, कल, आज और कल की यात्रा में आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जनता से आपका सीधा एसोसिएशन रहा है। क्या इस इलाके ने अभी तक वो हासिल किया है जो ये इलाका डिज़र्व करता है? माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास कर रही है। चाहे आप उनको किसानी के क्षेत्र में देखें तो किसानी के क्षेत्र में ऐसा है कि उन्होंने तो 3 घंटे के भीतर ही जो समर्थन मूल्य देना था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसकी इतनी डिमांड है कि मजबूरी में उनको इस साल और 76 खोलना पड़ा। डिमांड अभी भी 150 का स्कूल की। आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, हाट बाजार क्लिनिक के रूप में, चाहे दाई दादा क्लिनिक के रूप में, और भिलाई में तो उन्होंने एक नई सौगात मेडिकल कॉलेज के रूप में भी दिया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी सारे क्षेत्र में उनको उनकी एक अलग ही उपलब्धि रही है। शालिनी जी हमारे साथ में। शालिनी जी, ज़िला पंचायतों में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत अपार काम और संभावनाएं और योजनाएं एक साथ लॉन्च की जाती हैं। उनकी समीक्षा का दायित्व, उनके संचालन में क्या सही तरीके से काम हो रहा नहीं हो रहा, ये जनप्रतिनिधियों का काम है। और महिला समूहों का बहुत बेहतर काम या उनके लिए बहुत बेहतर टास्क हम पिछली सरकार के समय से लेके अब तक हम ज़्यादा पाते हैं। उनकी भूमिकाएं बढ़ गई, महिला शक्ति भी यहाँ बहुत सारा योगदान दे रही। इस लिहाज से ये ज़िला कहाँ पाती हैं आप? जैसे कि आप पूछे हो कि हमार दुर्ग जिला में समूह जो चला थे ओकर बारे में, तो दुर्ग जिला आप यहाँ मतलब बताना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब से हमार कांग्रेस के सरकार आ है
तब से हमन देखा था कि हमार महिला मन के लिए जो योजना है, जो महिला कभी घर से बाहर नहीं निकल पात रही से, वो महिला आज स्वयं आत्मनिर्भर होके वह सामने आए थे। हम बोलबो 20 साल के पहली जो महिला मन नहीं रही थे, आज वो महिला मन इतना अच्छा आगे काम करते हैं। किसानों को लेकर हम जब इतनी बात करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का इतना बड़ा फोकस है, नरवा गरबा गुरवा भारी हो जी चालू है, चाहे ये योजना हो, चाहे वहाँ का प्रोडक्ट आप कैसे पूरे देश भर में ले जाएं, इसकी बात हो, खेती किसानी से संबंधित समस्या, इतनी सजगता के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ज़िला और ज़िले के किसान उतने उन्नत, उतने खुशहाल बन पाए आपके मुताबिक, या अभी और काम बाकी है? बोलते ना कि किसान है, किसानी के लिए कर रहा है, तो किसान के साथ वो उनकी दूरगामी सोच है कि किसान कैसे बढ़े, किसान के लिए क्या योजना लाए, मजदूर को कैसे आगे बढ़ाए। जब उनके पास पैसा आएगा तो व्यापार में जाएंगे, व्यापार भी बढ़ेगा हमारा। तो आज मजदूर से लेके सीधा व्यापार तक का अगर अर्थ जगत में अगर ऊंचा आयाम लिया है छत्तीसगढ़, तो पूरे राज्य में, हिंदुस्तान के पूरे राज्य में फर्स्ट नंबर है हमारा छत्तीसगढ़। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है, वो जमीनी स्तर का नेता है, उसको हल चलाना आता है, ट्रैक्टर चलाना आता है, भौरा चलाना आता है, ऐसे नेता है वो। तो वो छत्तीसगढ़ के हर मिट्टी को, खुशबू को जानते कि इस मिट्टी में हमें जो क्या खुशी देना है, इस मिट्टी में मुझे क्या दर्द है, क्या दुख है, उस चीज़ को पहचान के वो नई नई जो योजना लाए हैं। आज जितनी भी योजना आए हैं, उस योजनाओं में आप बताइए कि फ़ायदेमंद है कि नहीं? पूरी फ़ायदा है। आज विपक्ष को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है कि भूपेश बघेल सरकार को कैसे तोड़ें, उसके खिलाफ कैसे बात करें, तो बहकाव वाली बात ज़्यादा करते हैं। तो हमारी जो सरकार टोटल किसान हितैषी है, और हम तो बोलना चाहेंगे कि जो किसानी करके जो नेता बने हैं, वो वाकई में किसानों का दर्द समझ सकते हैं, वो है हमारे भूपेश बघेल काका। एक बार जोरदार तालियां इस आदरणीय मंच के लिए आप बजाएं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।